महल के बड़े हॉल में खामोशी थी। वॉटसन, एक बुजुर्ग बटलर, चिंता में अपने मालिक की ओर देख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मास्टर बेहोश हैं। हमें उन्हें कोई दवा देनी चाहिए, वरना वो कोमा में जा सकते हैं या शायद मर भी सकते हैं। वॉटसन भले ही 60 का दिखता था, लेकिन वो सैकड़ों साल का था। उसने कई ताकतवर लोगों को आते जाते देखा था। वह हमेशा बटलर की वर्दी में ही रहता था और अब महल का मुख्य बटलर था। उसके सामने जूलिया नाम की एक नौकरानी बैठी थी। वो ठंडी आवाज में बोली, दवा देने की कोई जरूरत नहीं, उसे वैसे भी मर जाना चाहिए। जूलिया असल में एक बड़े राजघराने की बेटी थी और आदित्य की पत्नी भी, मगर उसने खुद को हमेशा नौकरानी के रूप में छिपाए रखा था ताकि आदित्य उसकी असली पहचान न जान सके। वॉटसन ने कहा, मेम साहब, अगर हमने आदित्य को नहीं बचाया तो उनकी मौत के साथ आपका भी अंत हो सकता है। तभी अचानक दोनों ने किसी के कदमों की आहट सुनी। एक रहस्यमयी आकृति जो अंधेरे में लिपटी हुई थी, धीरे धीरे डाइनिंग हॉल में दाखिल हो रही थी। वॉटसन और जूलिया चौंक गए क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आदित्य अगले कई दिनों तक होश में नहीं आएंगे। डाइनिंग हॉल काफी बड़ा था, लगभग 50 मीटर। बीच में एक लंबी चौड़ी मेज थी, करीब 10 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी, जिस पर कई कुर्सियां रखी थी। जूलिया और वॉटसन उस मेज पर बैठे हुए आदित्य को देख रहे थे, जो किचन की तरफ बढ़ते हुए कुछ बुदबुदा रहा था। मास्टर, वॉटसन ने कहा, और आदित्य रुक गया। पूरे हॉल में अंधेरा था, महल में कहीं कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ चांदनी थी, जिसकी हल्की रोशनी में आदित्य आगे बढ़ पा रहा था। मेज पर जल रही मोमबत्तियों की पीली रोशनी से वॉटसन और जूलिया के चेहरे साफ दिख रहे थे। दोनों ने हमेशा उसकी सेवा की थी, यहाँ तक कि जब महल के बाकी नौकर चाकर चले गए, तब भी ये दोनों उसके साथ रहे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, जूलिया, सब ठीक है? उसकी मुस्कान देखकर जूलिया और वॉटसन चौंक गए। आदित्य पहले हमेशा नशे में रहता था, इसलिए उसने उनसे शायद ही कभी अच्छे से बात की हो। ये पहली बार था जब उन्होंने उसे मुस्कुराते हुए देखा था। हालांकि आदित्य के बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर एक नई चमक ला रही थी। वह हमेशा आकर्षक दिखता था, मगर आज कुछ अलग ही लग रहा था। उसके गहरे नीले बाल पीठ तक लहराते थे और उसकी तेज तर्रार जबड़े की रेखा और सुंदर चेहरा उसे किसी और ही दुनिया का बना रहे थे। आदित्य करीब 177 सेंटीमीटर लंबा और 85 किलो वजन का था, लेकिन लगातार शराब पीने के कारण उसका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा था। जूलिया सोच रही थी, ये अचानक कैसे बदल गया? ये वही आदित्य है या कुछ और? लेकिन उसने यह बात जाहिर नहीं होने दी। वॉटसन ने भी देखा कि आदित्य में कुछ बदलाव था, मगर उसने इस पर कुछ नहीं कहा। आदित्य की ओर देखकर वह बोला, युवा स्वामी, आप कब से जागे हैं? बस आधे घंटे पहले, आदित्य ने जवाब दिया और खाने की मेज की ओर देखा। खाना देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। वॉटसन, अगर मैं तुम दोनों के साथ यहाँ बैठकर खा लूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? आदित्य ने मेज पर रखे स्वादिष्ट खाने को देखते हुए कहा। इस पर वॉटसन और जूलिया दोनों हैरान रह गए। जिस आदित्य को वे जानते थे, वह कभी भी उनके साथ बैठकर खाने के बारे में नहीं सोचता था। उसे अपने राजसी शिष्टाचार का हमेशा ध्यान रहता था। महल में सभी को उसका आदेश था कि उसके खाने के बाद ही बाकी लोग खाना खाएं। आदित्य ने रोटी का टुकड़ा निगलते हुए सिर हिलाया और बोला, आज जब मैं उठा तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके बाद मैंने पाया कि मेरा पूरा शरीर जैसे बदल गया है। मास्टर, आपको कौन सा वंश मिला है? वॉटसन ने उत्सुकता से पूछा। आदित्य के राजसी परिवार में कई तरह के शक्तिशाली ड्रैगन वंश थे और किसे कौन सा वंश मिलेगा, यह पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर था। ड्रैगन वंश का जगना साधना की दुनिया में बहुत मायने रखता था, क्योंकि यह शक्ति और ऊंचाई तय करता था। मेरा वंश इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन है, आदित्य ने जवाब दिया। वॉटसन और जूलिया दोनों ने चौंकते हुए पूछा, युवा मास्टर, क्या आप वाकई सुनिश्चित हैं कि यह इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन वंश है? आदित्य ने खाते हुए सामान्य अंदाज में सिर हिलाया। आदित्य ने हैरान होकर पूछा, आप दोनों इतनी हैरान क्यों हैं? क्या इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन वंश बहुत ताकतवर है? जूलिया और वॉटसन एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए। यह उनका वही आदित्य था।
वॉटसन को पहले शक हुआ था कि शायद यह आदित्य कोई और है, लेकिन उसके सरल और बेपरवाह रवैये ने साबित कर दिया कि यही उनका असली स्वामी था। वॉटसन ने समझाया, मास्टर, शायद आपको पता नहीं, लेकिन इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन वंश बहुत दुर्लभ है। हजारों सालों में शायद ही कोई इस वंश को जगाता है। यह वंश बहुत शक्तिशाली होता है और आप इस वंश को जगाने वाले पहले व्यक्ति हैं। आदित्य ने थोड़ा रुककर पूछा, वैसे वॉटसन, मैं यह पूछना चाहता था कि महल के लाइट मॉस कहाँ गए? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लाइट मॉस एक खास प्रकार का मॉस था जो अंधेरे में चमकता था और महल को रोशन करता था। वॉटसन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मास्टर, क्या आपको याद नहीं? 1 हफ्ते पहले आपने सारे लाइट मॉस बेच दिए थे ताकि शराब खरीद सकें। आदित्य ने अपना माथा पकड़ा और एक गहरी सांस ली। पिछला मैं कितना गिर चुका था कि महल की रोशनी तक बेच डाली। ऐसा लगता है कि शराब पीने के लिए मैंने महल के खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया है। शायद अब तो वॉटसन और जूलिया के वेतन का भी कोई पैसा नहीं बचा। जो खाना आदित्य खा रहा था वह भी वॉटसन ने अपने पैसे से खरीदा था। मुझे अब महल के खर्चे संभालने होंगे और कम से कम इतना तो करना होगा कि अपनी जरूरतें पूरी कर सकूं। युवा स्वामी, क्या आप ठीक हैं? वॉटसन ने चिंता से पूछा। आदित्य ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ वॉटसन? अगर यही चलता रहा तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ पैसे जुटाने होंगे ताकि मैं कर्ज चुका सकूं और अपने भविष्य की योजनाओं की शुरुआत कर सकूं। आदित्य को अपने दादा से शासन के गुर सीखने का मौका मिला था, जो एक देश के प्रधानमंत्री थे। इसलिए उसे इस छोटे से राज्य को संभालने और उसकी दशा सुधारने की पूरी समझ थी। लेकिन इन सब के लिए उसे धन की सख्त जरूरत थी। वॉटसन ने संकोच भरे स्वर में पूछा, युवा स्वामी, क्या आपको शराब के लिए पैसे चाहिए? वह समझा कि शायद आदित्य फिर से शराब के लिए पैसे मांग रहे हैं। यह सुनकर आदित्य को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके शराबी जीवन ने न सिर्फ उसे बल्कि वॉटसन और जूलिया को भी तकलीफ दी थी। आदित्य ने गंभीरता से कहा, नहीं, अब से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। चलो इस बारे में बात खत्म करते हैं। जब खाना खत्म हो जाए तो वॉटसन, मेरे साथ अध्ययन कक्ष में आना। आदित्य के इस अचानक बदलाव ने जूलिया और वॉटसन दोनों को हैरान कर दिया, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे खाना जारी रखा। फिर आदित्य ने पूछा, वैसे क्या इन रईसों ने अब तक अपना कर चुका दिया है? यह राज्य छोटा था, पर आदित्य के अधीन 2 रईस आते थे जिनसे कर वसूला जाता था। वॉटसन ने खाना रोककर गंभीरता से कहा, युवा स्वामी, पिछले कुछ सालों से दोनों रईसों ने कर देना बंद कर दिया है। सुनने में आया है कि वे पड़ोसी राज्यों से मिलकर आपको गद्दी से हटाने की साजिश कर रहे हैं। हमने सैकड़ों हत्यारों को अब तक रोक दिया है, पर इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आदित्य के चेहरे पर एक ठंडी, कठोर मुस्कान उभर आई। उसने धीरे से कहा, समझ गया। अगर वे मुझे हटाने की साजिश कर रहे हैं, तो अब मुझे उनका कोई लिहाज करने की कोई जरूरत नहीं।